दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भल्ला हाउस से, जहां माहौल बिल्कुल शांत नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है। तभी अचानक रमन की गूंजती हुई आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है, दिल में दर्द होता है और आवाज में ऐसा दर्द जिसे सुनकर हर कोई कांप जाता है। रमन ईशिता की तरफ देखकर बहुत ही ठंडे और टूटे हुए लहजे में कहता है, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा परिवार, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। ये सुनते ही जैसे घर की दीवारें भी हिल जाती हैं। हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि रमन ऐसा फैसला ले सकता है। ईशिता की आंखें भर आती हैं। वो तुरंत रमन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, रमन प्लीज, ऐसा मत करो, मत जाओ। लेकिन रमन का दिल जैसे पत्थर बन चुका होता है। वो अपना हाथ झटक देता है और कहता है, बस ईशिता, बहुत हो गया, अब और नहीं। जहां तुम रहोगी वहां मेरे परिवार की खुशियां कभी नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं हार गया हूं। ये शब्द सुनकर ईशिता अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वो बार बार रमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रमन जैसे सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। तभी पीछे से रूही, आदि और बाकी परिवार के लोग भी आ जाते हैं। हर कोई परेशान होता है। रूही रोते हुए कहती है, पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज पापा। लेकिन रमन अपनी बेटी की तरफ भी नहीं देखता। शायद अगर वो एक बार भी देख लेता तो उसका फैसला कमजोर पड़ जाता। घर में हर तरफ रोने की आवाजें गूंज रही होती हैं, लेकिन रमन के कदम नहीं रुकते। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ एक रिश्ता टूट रहा होता है। हर कदम के साथ एक परिवार बिखर रहा होता है। ईशिता पीछे से चिल्लाती है, रमन मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन दरवाजा खुलता है और अगले ही पल दरवाजा बंद हो जाता है, हमेशा के लिए। उस दरवाजे के बंद होने की आवाज सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि कई दिलों को तोड़ देती है। ईशिता वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या यही उनकी मोहब्बत का अंत था? उधर रमन घर से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन उसके कदम भी भारी होते हैं, उसकी आंखें भी नम होती हैं। लेकिन उसका गुस्सा उसके दर्द से ज्यादा बड़ा होता है। और दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि यह फैसला सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि पूरे एक साल की दूरी बनने वाला है। एक ऐसा साल जिसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे तो कुछ हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एक साल बाद ये टूटी हुई मोहब्बत फिर से जुड़ पाएगी या फिर? दोस्तों, रमन के जाने के बाद वक्त रुकता नहीं है, वो चलता रहता है और देखते ही देखते पूरा एक साल बीत जाता है। लेकिन ये एक साल भल्ला परिवार के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। इस एक साल ने सबको बदल दिया होता है। किसी के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई होती है तो किसी के दिल में हमेशा के लिए खालीपन बस गया होता है। दृश्य बदलता है और अब स्क्रीन पर लिखा आता है, एक साल बाद। सुबह का समय होता है। एक बड़े और शानदार घर के अंदर हर चीज चमक रही होती है। महंगे फर्नीचर, खूबसूरत सजावट और हर तरफ ऐशो आराम की जिंदगी नजर आ रही होती है। तभी ऊपर से हाई हील्स की आवाज सुनाई देती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं शगुन। शगुन अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही घमंड और वही बेफिक्री साफ दिखाई देती है। वो नीचे आते ही तेज आवाज में कहती है, मेरी कॉफी कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए। उसकी नौकरानी भागते हुए आती है और कहती है, मैडम अभी लेकर आती हूँ। शगुन गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है और अपने फोन को देखते हुए बड़बड़ाने लगती है, उफ, ये जगह कितनी बोरिंग है। इससे अच्छा तो दिल्ली ही था, वहाँ कम से कम जिंदगी में एक्साइटमेंट तो था, यहाँ तो बस सन्नाटा है। उसकी नौकरानी डरते हुए कॉफी देती है। शगुन एक सिप लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसके चेहरे पर सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी नजर आती है। तभी उसकी एक दोस्त वहां आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है शगुन, इतनी शानदार जिंदगी, इतना पैसा, इतनी शांति, फिर भी तुम खुश नहीं हो? शगुन हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, शायद मुझे आदत नहीं है इतनी शांति की। दोस्त उसे ध्यान से देखती है और मन ही मन सोचती है, ये वही शगुन है जिसे ना अपने बच्चों की परवाह है ना अपने रिश्तों की, इसे सिर्फ पैसे से प्यार है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा क्लिनिक दिखाया जाता है जहां एक डॉक्टर बहुत ध्यान से एक छोटे बच्चे का इलाज कर रही होती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ईशिता होती है। लेकिन यह ईशिता पहले वाली ईशिता नहीं होती। उसके चेहरे पर अब मुस्कान कम और दर्द ज्यादा नजर आता है। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे होते हैं, जैसे उसने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली हो।
वो बच्चे का इलाज खत्म करती है और प्यार से पूछती है, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? बच्चा मुस्कुराकर कहता है, नहीं डॉक्टर आंटी, मुझे तो पता भी नहीं चला आपने कब इलाज कर दिया, आप बहुत अच्छी हो। ये सुनकर ईशिता हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही बच्चा वहाँ से जाता है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो धीरे से अपनी टेबल की दराज खोलती है और उसमें से एक फ़ोटो निकालती है। वो फ़ोटो होती है रमन की। ईशिता उस फोटो को बहुत प्यार से देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं और उसके होंठ कांपते हुए कहते हैं, क्यों चले गए रमन, क्यों? उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर उसी फोटो पर गिरती है, जैसे उसका दर्द अब भी वहीं रुका हुआ हो, उसी दिन उसी पल में जब रमन उसे छोड़कर गया था। उधर एक कमरे में रूही बैठी होती है, उसके हाथ में भी रमन की फ़ोटो होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, जैसे वो काफ़ी देर से रो रही हो। वो फ़ोटो को सीने से लगाकर कहती है, पापा, आपको गए आज पूरा 1 साल हो गया। 1 साल। उसकी आवाज़ टूटने लगती है। क्या आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? क्या आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी बेटी आपके बिना कैसे जी रही होगी? उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। आप तो ऐसे चले गए जैसे हम आपके लिए कुछ थे ही नहीं। तभी पीछे से आदि आता है। वो रूही को रोते हुए देख लेता है। वो धीरे से उसके पास आता है और कहता है, रूही, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रूही तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ उसका सच बता रही होती है। आदि समझ जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों, 1 साल बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन जो नहीं बदला था वो था उनके दिलों का दर्द। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या रमन को सच में अपने परिवार की याद नहीं आती, या फिर वो भी हर पल उन्हें याद करके तड़प रहा है? और अगर ऐसा है तो वो वापस क्यों नहीं आया? क्या कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी तक सबसे छुपी हुई है? दोस्तों, आगे आने वाला मोड़ सबकी ज़िंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, 1 साल बीत चुका था, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। भल्ला परिवार की जिंदगी ऊपर से भले ही सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई टूट चुका था। सबसे ज़्यादा अगर कोई बदला था तो वो थी ईशिता। क्लिनिक में लगातार काम करते करते ईशिता खुद को दर्द से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो दिन रात मरीजों का इलाज करती ताकि उसे सोचने का वक्त ही ना मिले, क्योंकि जैसे ही वो अकेली होती, रमन की यादें उसे घेर लेती थीं। एक दिन जब वो एक मरीज का इलाज कर रही होती है, तभी पीछे से क्लिनिक का दूसरा डॉक्टर आता है। वो देखता है कि ईशिता सुबह से बिना रुके काम कर रही है। वो चिंता से कहता है, ईशिता, तुम सुबह से लगातार काम कर रही हो, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, ऐसे कब तक खुद को सजा देती रहोगी? ईशिता उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आवाज़ बता रही होती है कि फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पड़ता है। डॉक्टर फिर कहता है, काम ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। इतना कहकर वो चला जाता है। ईशिता कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर धीरे से अपनी दराज खोलती है और एक बार फिर रमन की फ़ोटो निकाल लेती है। वो फ़ोटो को देखकर खुद से कहती है, सब कहते हैं कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन कैसे बढ़ जाऊँ रमन, जब मेरा दिल आज भी वहीं अटका है, तुम्हारे पास। उसी समय क्लिनिक का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है मिहिका। मिहिका ईशिता को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया ईशिता, तुम कब तक ऐसे खुद को ख़त्म करती रहोगी? ईशिता चुप रहती है। मिहिका आगे कहती है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हारी सारी अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल कर दी है। ईशिता हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? मिहिका मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ एक बर्थडे पार्टी में चलना है। ये सुनते ही ईशिता तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। मिहिका समझ जाती है कि ईशिता अभी भी अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाई है। वो प्यार से कहती है, तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकती ईशिता, ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन ईशिता की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ रमन। उधर दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जहां रमन खड़ा होता है। उसके हाथ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मॉडल होता है। वो धीरे धीरे कमरे में जाता है जहां पीहू बैठी होती है। पीहू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, पापा आप आ गए? रमन मुस्कुराता है और कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पीहू हैरानी से पूछती है, ये क्या है? पीहू हैरानी से पूछती है, ये क्या है? रमन प्यार से कहता है, ये तुम्हारा स्कूल प्रोजेक्ट है, मैंने खुद बनाया है। पीहू खुश होकर कहती है, सच में पापा, आपने खुद बनाया? रमन सिर हिलाता है। पीहू फिर पूछती है, लेकिन आप इसे लेकर कैसे आए? रमन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मैं ऑफिस से पैदल आया ताकि ये कहीं टूट ना जाए। ये सुनते ही पीहू की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, आपने मेरे लिए इतना सब किया। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, थैंक यू रमन। रमन और पीहू पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ शगुन खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। लेकिन दोस्तों, रमन के चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। उसकी मुस्कान के पीछे आज भी एक दर्द छुपा होता है, जैसे उसका दिल आज भी किसी और के पास हो, किसी ऐसे इंसान के पास जिसे वो भूल नहीं पाया।
और उसी समय कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि अगले ही दिन फादर्स डे आने वाला होता है। एक ऐसा दिन जो रमन की जिंदगी में कुछ ऐसा लेकर आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या होगा फादर्स डे पर? क्या रमन को मिलेगा कोई ऐसा सरप्राइज जो उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे? दोस्तों, फादर्स डे की सुबह एक ऐसी सुबह बनकर आई थी जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन कई दबे हुए जज्बातों को बाहर ले आएगा। घर के अंदर हल्की हल्की सजावट हो रही होती है। पीहू सुबह से ही बहुत एक्साइटेड होती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आज वो अपने पापा को स्पेशल फील करवाना चाहती थी। उधर रमन अपने कमरे में अकेला खड़ा होता है आईने के सामने, लेकिन वो खुद को नहीं देख रहा होता। वो देख रहा होता है अपने अंदर छुपे उस दर्द को जिसे उसने पिछले 1 साल से दबा रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पीहू दौड़ते हुए अंदर आती है। वो चिल्लाकर कहती है, हैप्पी फादर्स डे पापा, और ये कहते हुए वो रमन को जोर से गले लगा लेती है। रमन एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह याद करेगा। उसके हाथ अपने आप पीहू के सिर पर चले जाते हैं और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। तभी पीहू उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाती है और कहती है, आइए पापा, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है। जैसे ही रमन बाहर आता है, वो देखता है कि पूरा कमरा सजाया गया है और बीच में एक टेबल पर एक छोटा सा गिफ्ट रखा है। पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, ये आपके लिए है। रमन धीरे से गिफ्ट खोलता है और जैसे ही वो देखता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर एक फ़ोटो फ्रेम होता है जिसमें पीहू और रमन की फ़ोटो होती है और नीचे लिखा होता है, वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ये पढ़ते ही रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कोशिश करता है कि कोई उसके आंसू ना देखे, लेकिन उसका दर्द अब छुप नहीं पा रहा होता। तभी पीहू मासूमियत से पूछती है, पापा, आपको पसंद आया ना? रमन तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ, बहुत पसंद आया। लेकिन दोस्तों, उसी समय उसके दिल में एक और चेहरा सामने आता है, रूही का चेहरा, जो हर फादर्स डे कर सबसे पहले उसे विश करती थी, और यही सोचकर उसका दिल और ज़्यादा टूट जाता है। उधर उसी समय दूसरी तरफ रूही भी अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में भी एक गिफ्ट होता है जो उसने अपने पापा के लिए खरीदा था, लेकिन अब वो गिफ्ट सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। वो धीरे से गिफ्ट को देखती है और रोते हुए कहती है, पापा, काश आप यहाँ होते। तभी आदि उसके पास आता है और कहता है, रूही, कब तक खुद को ऐसे तकलीफ देती रहोगी? रूही रोते हुए कहती है, मैं क्या करूँ आदि, मैं पापा को भूल नहीं पा रही। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता है कि आदि भी कुछ नहीं कह पाता। उधर रमन पीहू के साथ केक काट रहा होता है। सब उसे खुश दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी शगुन वहां आती और कहती है, देखा रमन, पीहू तुमसे कितना प्यार करती है। रमन बस हल्का सा सिर हिलाता है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा होता है, क्या मेरी रूही भी मुझे याद करती होगी? और दोस्तों, उसी पल जैसे किस्मत भी कोई खेल खेल रही होती है, क्योंकि उसी समय रमन का फ़ोन बजता है। रमन फ़ोन की तरफ देखता है और स्क्रीन पर जो नाम लिखा होता है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं और हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि रूही होती है। जी हाँ दोस्तों, रूही 1 साल बाद पहली बार रमन को फ़ोन कर रही होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रमन ये फ़ोन उठाएगा? अगर उठाएगा तो क्या कहेगा? और क्या ये एक फ़ोन कॉल उन दोनों के बीच की 1 साल की दूरी को ख़त्म कर पाएगी, या फिर ये दर्द और भी बढ़ जाएगा? अगले सेक्शन 5 में वो फ़ोन कॉल जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा, और एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, फादर्स डे के उस शोर और नकली मुस्कानों के बीच रमन के हाथ में रखा फ़ोन लगातार बज रहा होता है। उसकी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर जमी होती हैं और स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर उसकी सांसें जैसे रुक जाती हैं। रूही कॉलिंग। 1 साल, पूरे 1 साल बाद उसकी बेटी उसे फ़ोन कर रही होती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। दिमाग उसे रोक रहा होता है, लेकिन दिल बार बार कह रहा होता है, उठा लो, ये तुम्हारी बेटी है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी पीछे से पीहू की आवाज़ आती है, पापा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? रमन कुछ जवाब नहीं दे पाता। उसकी आंखों के सामने वो आखिरी दिन घूमने लगता है जब वो रूही को रोता हुआ छोड़कर चला गया था, और अचानक कांपते हाथों से वो कॉल रिसीव कर लेता है। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रहती है, ऐसी खामोशी जिसमें हजारों जज्बात छुपे होते हैं। फिर उधर से एक कांपती हुई आवाज़ आती है, हेलो पापा। ये शब्द सुनते ही रमन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। 1 साल से जिस आवाज़ को सुनने के लिए उसका दिल तड़प रहा था, आज वही आवाज़ उसके सामने होती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। उसका गला भर आता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उधर रूही फिर कहती है, पापा, आप ठीक हो ना? रमन किसी तरह खुद को संभालता है और धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ साफ बता रही होती है कि वो ठीक नहीं है।
रूही की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। वो कहती है, पापा, आपने एक बार भी हमारी याद नहीं की। ये सवाल सुनते ही रमन का दिल टूट जाता है। वो तुरंत कहता है, ऐसा मत कहो रूही, मैंने तुम्हें हर दिन याद किया, हर पल। उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है, दर्द होता है और पछतावा भी। रूही रोते हुए कहती है, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आए पापा? हम आपका इंतज़ार करते रहे। रमन के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि सच तो ये होता है कि उसका गुस्सा, उसका अहंकार उसके प्यार से बड़ा बन गया था। वो बस इतना कह पाता है, मैं मजबूर था। लेकिन दोस्तों, ये सच पूरी तरह सच नहीं होता, क्योंकि रमन खुद भी नहीं समझ पाया था कि वो किससे भाग रहा है, अपने परिवार से या अपने ही दर्द से। तभी उधर से किसी के आने की आवाज़ आती है। ईशिता। जी हाँ, ईशिता वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि रूही फ़ोन पर रो रही है। वो परेशान होकर पूछती है, रूही क्या हुआ? रूही कुछ नहीं बोलती, बस फ़ोन ईशिता की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, पापा हैं। ये सुनते ही ईशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। 1 साल बाद वो नाम, वो रिश्ता फिर से उसके सामने होता है। उसके हाथ कांपते हुए फ़ोन लेते हैं। कुछ पल तक वो कुछ बोल नहीं पाती और उधर रमन भी खामोश होता है, क्योंकि वो उस आवाज़ को महसूस कर चुका होता है जिसकी कमी ने उसे हर दिन अधूरा रखा था। आखिरकार ईशिता धीमी आवाज़ में कहती है, हेलो। ये वही आवाज़ होती है जिसे सुनकर रमन की दुनिया शुरू होती थी और ख़त्म भी। रमन की आंखें बंद हो जाती हैं और एक आंसू उसके गाल पर गिर जाता है। दोनों तरफ खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। 1 साल का दर्द, 1 साल की दूरी, 1 साल की अधूरी मोहब्बत, सब उस एक पल में वापस आ जाते हैं। तभी पीछे से शगुन आकर रमन के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है, किससे बात कर रहे हो? रमन अचानक चौंक जाता है और बिना कुछ बोले फ़ोन काट देता है। उधर ईशिता बार बार हेलो हेलो कहती रह जाती है, लेकिन कॉल कट चुका होता है। ईशिता समझ जाती है कि रमन आज भी उससे दूर है, सिर्फ दूरी से नहीं बल्कि हालात से भी। उसके हाथ से फ़ोन धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, किस्मत ने एक बार फिर उन्हें आमने सामने तो ला दिया, लेकिन मिलाया नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये अधूरी बात कभी पूरी होगी? क्या रमन अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या ईशिता और रमन की मोहब्बत फिर से एक होगी, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए उनकी किस्मत बन जाएगी? दोस्तों, कहानी का अगला मोड़ सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब मोहब्बत और अहंकार की जंग शुरू हो चुकी है और जीत किसकी होगी ये जानने के लिए इंतजार करना।